तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया है सीबीएसई के द्वारा आपका टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। जी हाँ बच्चों, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। पूरा सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका हिंदी मीडियम में प्योरिटी के साथ। इससे पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है इस सैम्पल पेपर के ऊपर, लेकिन वो उतना अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हुआ था। लेकिन ये जो आपको मैं अब पेपर दिखाने वाला हूँ ये बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेट हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके टर्म 1 एग्जामिनेशंस में, जो कि आपका 17 तारीख को होने वाला है, आपको पता ही है बच्चों। तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं कि पेपर कैसा आएगा आपका। तो यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर आप देखते ही हैं कि जो आपको टाइम अलाउ किया जाता है वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम अलाउ किया जाता है पेपर को करने के लिए। जो मार्क्स का वेटेज रखा गया है वो 40 रखा गया है यहाँ पर इस पेपर का। उसी तरह से यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा सामान्य निर्देश पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, पहला जो पॉइंट है हमारा क्या कह रहा है। पहले पॉइंट में कह रहा है कि ये जो प्रश्न पत्र है यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपका, ये 3 सेक्शन यानी 3 खंडों में डिवाइड होने वाला है। अर्थात ABC 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन A, B और C। ठीक है, उसी प्रकार से आगे चलते हैं बच्चों। अगला देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सेक्शन A में टोटल हमारे 24 प्रश्न होंगे और 24 में से कोई से भी 20 प्रश्नों को आपको हल कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे चलते हैं। सेक्शन बी की अब बात कर रहा है। सेक्शन बी में क्या होगा, इसमें भी 24 प्रश्न होगा, 24 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई भी 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। उसी प्रकार से आते हैं फोर्थ वाले पॉइंट में, क्या बता रहा है जनरल इंस्ट्रक्शंस में कि सेक्शन सी जो होगा हमारा, ठीक है, उसमें 12 प्रश्न होंगे, 12 क्वेश्चन होंगे और कोई 10 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला जो है सो कि 2 महत्वपूर्ण हमारे जो बिंदु है उन पे ध्यान दे लेते हैं। अगला बिंदु ये कह रहा है, 5वां पॉइंट, कि सभी प्रश्नों के अंक जो है समान है और इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो आपको पेपर से पहले जरूर समझ में आना चाहिए कि आपका पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो चलिए अब हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला जो खंड आता है हमारा यानी कि सेक्शन ए जो आ जाता है हमारा, इसके अंदर बोला गया है कि वही 24 में से 20 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो इस पहले सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए वो क्या पूछ रहा है कि जब से डैश बनाया गया था तब से नए स्वतंत्र देशों को किसी भी गठबंधन से दूर रहने का विकल्प मिला। ठीक है, जब से क्या बनाया गया था बच्चों, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था, तब से जो नए स्वतंत्र देश थे उनको कह सकते हैं किसी भी गठबंधन से दूर रहने का हमें क्या मिल गया था, विकल्प, ऑप्शन मिल गया था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि शक्तियों जो थी यानी कि जो महाशक्तियां थी उस टाइम पे, उनके लिए छोटे राज्य पॉलिटिकल में देश को राज्य भी बोल देते हैं। ठीक है, तो छोटे राज्य यानी कि छोटे देश महत्वपूर्ण थे, क्यों थे। यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखा है बेसिकली आपका। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि महत्वपूर्ण संसाधन थे छोटे राज्यों के पास यानी छोटे देशों के पास। दूसरा पॉइंट बोल रहा है बच्चों कि उनके क्षेत्र के लिए। तीसरा पॉइंट बोल रहा है बच्चों कि आर्थिक सहायता के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों ही कारण जो है महत्वपूर्ण थे, जिसके लिए जो महाशक्तियां थी उनके लिए कोई भी छोटा राज्य या कोई भी छोटा देश वो महत्वपूर्ण था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है बच्चों, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। कौन करते हैं बच्चों, प्रधानमंत्री जी करते हैं। जैसे अभी श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, वही प्रधानमंत्री जी। उसी प्रकार से आगे चले बच्चों, अगला प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि सोवियत प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर आप डी बता सकते हैं कि 1992 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जबकि 1991 में हो गया था सोवियत संघ का विघटन। हालांकि ऊपर के अगर हम तीनों पॉइंट्स की बात करें यहाँ पर एक एक करके, पॉइंट नंबर 1 जो क्या कह रहा है सोवियत संघ के बारे में, सोवियत प्रणाली के बारे में कह रहा है कि सोवियत संघ के बीच जटिल संचार था,
बिल्कुल था। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए ख वाला ऑप्शन, कि इसकी एक जटिल मशीनरी उत्पादन प्रणाली और परिवहन क्षेत्र था जो इसके दूरस्थ क्षेत्रों को दक्षता के साथ जोड़ता था, मतलब जोड़े रखता था। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों कि इसका एक घरेलू उपभोक्ता उद्योग था जो कि पिन से लेकर कार तक या हवाई जहाज तक का चीज़ों का उत्पादन करता था। तो ये भी चीज़ सही है। लेकिन जो घ वाला यानी कि डी पॉइंट जो हमारा कह रहा है, चौथा पॉइंट, कि 1992 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो ये चीज़ गलत है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, कि नीति आयोग द्वारा डैश की नीति अपनाई गई है। नीति आयोग के द्वारा किसकी नीति अपनाई गई है बच्चों, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हमारा मेक इन इंडिया की नीति अपनाई गई है। आपने बहुत नाम सुना होगा, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ चीज़ों को। ठीक है, आप अपने फ़ोन्स पे भी देखते होंगे, ओप्पो वीवो के जो आजकल फ़ोन आ रहे हैं ना, तो पहले मेड इन चाइना आते थे और मेक इन चाइना करके आते थे, लेकिन अब मेक इन इंडिया उस पर लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ चलते हैं। तो छठा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, क्या पूछ रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विचार रखने वाले 3 नेता कौन थे आपके। तो 3 नेताओं की अगर मैं बात करूं तो हमारे नेहरू जी थे, टीटो जी थे और नासिर जी थे हमारे। ठीक है, तो ये छठे का आपका क ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न देखिए बच्चों। सातवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए, यानी कि जो पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण था वो कहाँ हुआ था आपका, ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर जो हमारा दूसरा है ख, चंगाई हिल्स में पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण किया था बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे। आठवां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि नव स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी। ठीक है, जो नौ स्वतंत्र का मतलब नया स्वतंत्र जो भारत हुआ था, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती, इन 4 ऑप्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं 8वें प्रश्न में। ठीक है, तो यहाँ पर आप 8वें प्रश्न में लिख सकते हैं, राष्ट्रीय एकता एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं चुनौती थी, कि राष्ट्र को एक करके रखना। ठीक है, तो ये चीज़ आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं, 9वां प्रश्न देखिए बच्चों। 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है हमारा वो गलत है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। तो इसका आप सही उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो गलत आप कह सकते हैं, कि वैश्विक मुद्दों पर तटस्थता की नीति का पालन करना। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं ये गलत है, 9वें का हमारा सी। आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न देखिए बच्चों। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से कौन उसकी स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो निम्नलिखित में से क्या है, ये जो चीज़ें दे रखी हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक हो गया हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO हो गया, राष्ट्र संघ यानी कि UNO के वगैरह हो गया, तो इनके काल अनुक्रम, ठीक है, जब जब इनकी स्थापना हुई थी उसके अकॉर्डिंग इसको लगाना है 10वें क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आप ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पहले तीसरा आ जाएगा, पहले राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, फिर क्या हुआ था, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, फिर आपका हुआ था विश्व व्यापार संगठन की, और लास्ट में जाकर के हुआ था आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल का। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, 11वां प्रश्न देखिए बच्चों। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित होने और शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली जो है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो आपका 11वां प्रश्न है ये वाला, इसका जो आप लिख सकते हैं ये आपका सी ऑप्शन। इसके बारे में मैंने कई बार चर्चा भी किया आपसे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे, कि भारत ने किस वर्ष में पोखरण में अपना पहला और दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, भारत ने किस वर्ष में
पोखरण में बोल रहे हैं यहाँ पर पहला और दूसरा परमाणु परीक्षण किया यहाँ पर। ठीक है, 12वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर आप लिख सकते हैं 1974 और 1998। ठीक है, 1974 में जो हुआ था वो स्माइलिंग बुद्धा करके उसका कोड था, कह सकते हैं कोड नेम। और जो हमारा यहाँ पर 1998 हुआ था ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो इस शक्ति 98 करके इसका जो है सो कि कोड नेम था जो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था। ये 74 वाला जो हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, ये हमारा आपका इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था, और जो 98 में हुआ था ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था हमारा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे चले हम बच्चों 13वें प्रश्न पे, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं अरब स्प्रिंग, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि अरब स्प्रिंग निम्नलिखित में से किस देश से आगे नहीं बढ़ा। 13वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ईरान से आगे नहीं बढ़ा था अरब स्प्रिंग। कहाँ से बच्चों? ईरान से आगे। ठीक है, 14वें प्रश्न पे आते हैं बच्चों। 14वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है 14वें प्रश्न में बच्चों। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी आप लिख सकते हैं कि मध्य पूर्व में संकट, ये आप लिख सकते हैं, ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। उसी हिसाब से आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम लोग 15वें प्रश्न पे। तो 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि नेहरू की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। क्या क्या थे बच्चों यहाँ पर? नेहरू की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य। तो जो आपका 15वां प्रश्न है, 15वें प्रश्न का आप ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि कड़ी मेहनत से अर्जित जो संप्रभुता था उसको संरक्षित करना। दूसरा पॉइंट है हमारा कि क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो ये 3 चीज़ें जो थी वो नेहरू की विदेश नीति के कह सकते हैं प्रमुख उद्देश्यों में से आता है। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर सही उत्तर की बात करें, 4 में से आपको कौन सा सही उत्तर लगाना है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर हमारा सी लगा सकते थे। सी हमारा बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है। यहाँ पर बात ध्यान से सुनिए बच्चों, हर एक क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहा है, नहीं जोड़ दे रहा है। वो आप सोचेंगे है, आपके माइंड में एक जाएगा, क्लिक जाएगा कि है, लेकिन वास्तविकता में वो क्वेश्चन में नहीं जोड़ दे रहा है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, 16वें प्रश्न में कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है निम्नलिखित में, तो कौन सा भारत और चीन जो है, इंडिया चाइना के बीच में जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट यानी विवादित वाला स्थल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है 16वें प्रश्न में। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, ये जो 4th ऑप्शन है हमारा, लिपू लेख पास जो है हमारा ये विवादित स्थल नहीं है। डोकलाम भी है, गलवान घाटी की जो घटना है हमने 2020 में देखी थी, और देपसांग मैदान जो है इसमें भी होगा आपका, लेकिन जो लिपू लेख जो पास है 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ये, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, निजाम से संबंधित आ गया, पढ़ाया भी है मैंने, आपको बताया भी निजाम के बारे में। देखिए, निजाम हैदराबाद के लिए एक स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। उन्होंने नवंबर 1947 में डैश के लिए भारत के साथ ठहराव समझौता किया था, जबकि भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही थी। दोबारा से क्वेश्चन को समझते हैं कि जो निजाम थे हैदराबाद के लिए एक स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो अंग्रेजों ने ये बोला, हमारा जो देश था अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, तो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था अगर मैं सही से बोलूँ तो अंग्रेजों ने बोला जिसको अपना देश बनाना है अपना देश बनाओ, जिसको भारत में मिलना है भारत में मिल जाओ। तो कई ऐसे राज्य थे, जैसे जूनागढ़ हो गया आपका, इधर हैदराबाद हो गया, तो ऐसे ऐसे जो राज्य थे ये बोलते थे कि मैं तो अपना अलग ही देश बनाऊंगा। हैदराबाद तो काफ़ी शक्तिशाली भी था, यहाँ निजाम का शासन था। ठीक है, तो निजाम ने क्या किया, हैदराबाद को एक स्वतंत्र दर्जा चाहते थे वो, कि मैं इसको एक स्वतंत्र देश बनाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया कि 1947 में, नवंबर 1947 में डैश के लिए, यहाँ पर किस चीज़ के लिए, भारत के साथ ठहराव समझौता किया था। ठीक है, कि अभी ठहरिए, हम स्वतंत्र दर्जा चाहते हैं अपने हैदराबाद का, जबकि भारत सरकार के साथ बातचीत चल ही रही थी। तो यहाँ पर खाली स्थान को आपको भरना है 17वें प्रश्न में। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए आप लिख सकते हैं, यानी क, 1 वर्ष के लिए
भारत के साथ ठहराव समझौता किया था कि अभी 1 वर्ष रुक जाइए आप, फिर हम देखते हैं क्या करना है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो 18वां प्रश्न देखिए बच्चों, 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसी देश की विदेश नीति उनकी आर्थिक नीति जो होता है उसका परिणाम है, यानी कि किसी देश की जो विदेश नीति होती है उनकी जो कह सकते हैं उसकी आर्थिक नीति का परिणाम है। ये टिप्पणी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये बेसिकली एक टिप्पणी है, एक कमेंट है, तो ये किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है इन चारों में से। तो 18वां जो प्रश्न है आपका, इसका ये सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है सो कि ये दिया गया था। उसी प्रकार से आगे चलते हैं बच्चों। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु था। मैंने आपको कई बार बताया है कि शीत युद्ध का जो चरम बिंदु है बच्चों आपका, इसका सही उत्तर है क्यूबा मिसाइल संकट 1962 आपका। तो जो क्यूबा मिसाइल संकट है उसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आ चलते हैं बच्चों, बढ़ चलते हैं अपने 20वें प्रश्न पे। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल से क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कई बार एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बताया आपको कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है आपका। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है बच्चों ये गैर सरकारी संगठन है। क्या है बच्चों? ये एक गैर सरकारी संगठन है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, 21वें प्रश्न पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से विषम का चयन कीजिए। जो विषम है उसका चयन करना है आपको 21वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ग। यहाँ पर आप 21वें में लिख सकते हैं रियासतों की संख्या 512। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 21वें प्रश्न में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न जो है सो कि क्या पूछ रहा है कि भारत और जो चीन है उनका जो संघर्ष रहा है तो उससे विपक्षी दलों पर इसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिला है, क्या इफेक्ट्स हमें इसके चीज़ों को मतलब संघर्ष का देखने को मिला है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इन चारों पॉइंट्स में चारों पॉइंट्स में से, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठता है कि सीपीआई जो रही है हमारी जो सोवियत संघ के पक्ष में थी कि कांग्रेस के साथ उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, इस चीज़ को हमें देखने को मिला। सीपीआई बोले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप केवल कह सकते हैं पहला यानी कि घ ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, 23वां प्रश्न देखिए बच्चों। 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि रूसी क्रांति पूंजीवाद के विपरीत, ठीक है, डैश के आदर्शों और डैश समाज की आवश्यकताओं से प्रेरित थी आपकी। ठीक है, जो 23वां प्रश्न है आपका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि समाजवाद और समाजवादी जो समाज की आवश्यकताओं से प्रेरित थी आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग 24वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 24वां प्रश्न जो है सो कि क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है 24वें प्रश्न में। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों 24वें का, ये आप दूसरा वाला गलत है कि जम्मू और कश्मीर जो है विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था। जो जम्मू कश्मीर था वो विलय जो था हमारा विलय पत्र, उसके दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं था हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। ठीक है, तो 24वें का आप ख बोल सकते हैं, जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, सॉरी असत्य है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, अब आ जाता है सेक्शन बी यानी खंड ख के अंदर बच्चों। तो खंड ख शुरू हो जाता है अब हमारा बोले तो सेक्शन बी। इसके अंदर भी आपका कितने प्रश्न है? टोटल आपका 24 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 20 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 25वां प्रश्न देखते हैं, खंड ख यानी सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन कि शीत युद्ध के दौरान युद्ध क्यों नहीं हुआ, यह आपको बताना है। तो इतना आसान क्वेश्चन है बच्चों कि शीत युद्ध के दौरान युद्ध क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक विचारधाराओं की लड़ाई थी आपकी। ठीक है, उसके अंदर दोनों ही पक्ष जो थे वो बिल्कुल ही ताकतवर थे। अगर एक दूसरे पे हमला करता तो दूसरा भी पहले को ख़त्म कर देता, सिंपल सी बात है। तो आप इसमें लिख सकते हैं 25वें का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा क वाला कि प्रतिरोध के सिद्धांत के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि रूस जो था वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी क्यों बना। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर। चारों बिंदुओं को देखिए कि रूस ने CIS के गठन का नेतृत्व किया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या कह रहा है कि इसे संयुक्त राष्ट्र में सोवियत सीट विरासत में मिली। तीसरा है आपका कि यह सबसे बड़ा गणतंत्र था। चौथा है आपका कि गोर्बाचेव की
तुलना में बोरिस येल्त्सिन अधिक करिश्माई थे। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर आपको बताना है कि जो रूस था वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी क्यों बना। तो इनमें से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, वो आपको बता देना है 26वें प्रश्न के अंदर। तो जो 26वां जो आपका प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा यानी कि घ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। केवल दूसरा और चौथा चीज़ हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा क्या है यहाँ पर बच्चों कि इसे संयुक्त राष्ट्र में सोवियत सीट विरासत में मिली थी। और चौथा क्या है, गोर्बाचेव की तुलना में जो बोरिस येल्त्सिन थे हमारे, वो अधिक करिश्माई नेता थे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे यहाँ पर, उस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। ये पूछ रहा है बच्चों कि 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बाद से यह सिद्धांत स्वीकार किया गया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस अधिवेशन के बाद की बात कर रहा है ये। इसके बावजूद आज़ादी के बाद के नेता इसके खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे भाई, आपको ये बताना है यहाँ पर 27वें का। ठीक है, तो यहाँ पर ग ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल ही सही होता है कि पहला और दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही बोलता है। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि आज़ादी और विभाजन के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि व्यवधान और विघटन का कारण बन सकता है। ठीक है, तो 27वां जो क्वेश्चन है आपका, इसका ग यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, पहला और दूसरा। आगे चलते हैं बच्चों, 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि शीत युद्ध की समाप्ति के वर्षों बाद भी मध्य एशिया गणराज्य वैश्विक स्तर पर अवसर की उपलब्धता तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्योंकि ठीक है, मतलब यहाँ बात कर रहा है कि शीत युद्ध जो है हमारा, कोल्ड वॉर, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद भी कई वर्षों के बाद भी जो मध्य एशिया के गणराज्य हैं, मध्य एशिया की जो देश हैं, ठीक है, वो वैश्विक स्तर पे यानी कि ग्लोबली अगर हम बात करें तो अवसर की उपलब्धता तक नहीं पहुँच पाए। अपॉर्चुनिटी तक ठीक, जो अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर मतलब वहाँ तक ठीक से नहीं पहुँच पाए हैं। उसका मुख्य कारण आपको बताना है 28वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, देशों में सत्तावाद के कारण। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, 29वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। 29वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि रियासतों के एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को सीधा सौंपा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो 4 यहाँ पर तर्क दे दिया है 29वें प्रश्न में। तो इसका जो तर्क है सी ऑप्शन हमारा ये सही नहीं होगा कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा जाए। ये हमारा बिल्कुल ही यहाँ पर सही नहीं है। आगे चलते हैं, 30वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। 30वें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि भारत सरकार ने 1971 में सोवियत संघ के साथ संधि पर हस्ताक्षर किया क्योंकि क्या हो रहा था उस टाइम पे बच्चों। का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, बांग्लादेश से रिलेटेड है 71 का युद्ध। बांग्लादेश संकट के दौरान भारत को राजनयिक और सैन्य सहायता की आवश्यकता थी क्योंकि अमेरिका तो चला गया था पाकिस्तान के साथ। अब हमारा कोई बचा नहीं, तो रूस ही मिला हमें आज़ादी के बाद से, तो रूस ही हमारा एक अच्छा दोस्त रहा है। ठीक है, तो 30वें का आपका क ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 31वां प्रश्न पे ध्यान दीजिए बच्चों, नज़र डालिए इस पे कि नीति आयोग के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का पता लगाइए। तो 31वें प्रश्न में आपको नीति आयोग के गलत कथन का पता लगाना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मतलब गलत होगा कि नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना को सुनिश्चित नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 32वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि शॉक थेरेपी से जुड़ी एक घटना बतानी है आपको। ठीक है, शॉक थेरेपी से जुड़ी हुई एक घटना आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कि अमेरिका ने साम्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। ठीक है, आगे चलते हैं, 33वां प्रश्न देखिए बच्चों कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल का शब्द का संबंध है, किससे संबंधित है बच्चों। तो ये आपका शॉक थेरेपी से संबंधित है, जिसमें औने पौने दामों पे बेच दिया गया था 90% उद्योगों को। तो इसे ही हम लोग गराज सेल कह देते हैं शॉक थेरेपी के परिणामों की बात करें तो। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आ चुके हैं बच्चों हमारे अभिकथन यानी कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आ गए हैं। तो अब कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको कथन और कारण वाले, तो उनको भी समझ लेते हैं बच्चों। 34वां प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको जो है कथन पढ़ करके सही उत्तर बताना है। तो पहला अभिकथन देखिए बच्चों, अभिकथन बोले तो ए। ठीक है,
असर्शन क्या कह रहा है कि शीत युद्ध न तो युद्ध था और न ही सशस्त्र सैन्य संघर्ष और न ही शक्ति की स्थिति, बल्कि यह असहज शांति की स्थिति थी। अब देखिए कारण यानी कि रीजन क्या कह रहा है बच्चों आपका यहाँ पर, तो रीजन कह रहा है बच्चों कि शीत युद्ध चतुर चालों, प्रचारक गतिविधियों और राजनयिक संघर्षों से नहीं लड़ा जा रहा था। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कथन सही है, कारण गलत है, या सही है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 34वां जो प्रश्न है बच्चों, इसका घ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभिकथन ए, ठीक है, वो सही है, और जो लेकिन जो कारण है आपका रीज़न वो गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप इसका 34वें का डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं 35वां प्रश्न देखिए बच्चों। 35वां प्रश्न क्या बोल रहा है हमें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने किस स्थिति को नई विश्व व्यवस्था करार दिया था, ये आपको बताना है। नई विश्व व्यवस्था याद करिए, मैंने पढ़ाया था आपको। इसका क ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। संयुक्त राष्ट्र ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की अनुमति देने के बाद जो है नई विश्व व्यवस्था करार दिया। किसने दिया? जॉर्ज बुश ने, अमेरिकी राष्ट्रपति थे हमारे वो। ठीक है, तो 35वें का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखिए बच्चों कि अरब स्प्रिंग किसका परिणाम था? किसका परिणाम था बच्चों अरब स्प्रिंग? याद कीजिए किसका परिणाम था? तो ये था बिल्कुल यहाँ पर क ऑप्शन हमारा सही होगा, निरंकुश तानाशाही का। ठीक है, इसी का परिणाम था ना बच्चों। नया टॉपिक ऐड हुआ आपका। 37वां प्रश्न देखिए कि नीति आयोग डैश फेडरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जहां सरकार प्रौद्योगिकी की सहायता से डैश के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों खाली स्थान के लिए सही विकल्प बताना है 37वें प्रश्न के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सहकारी और सुविधाकर्ता। यहाँ पर आप ग ऑप्शन यानी कि 37वें का सी बिल्कुल हमारा यहाँ करेक्ट हो जाता। 38वां प्रश्न देखिए बच्चों कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग को क्यों लाया गया है, ये आपको बताना है 38वें प्रश्न के अंदर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि विकास की कठिन चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता थी, इसीलिए योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 39वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमसे बच्चों कि विश्व की समकालीन वास्तविकताओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र किस प्रकार अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहाँ पर आपको इन चारों में से एक महत्वपूर्ण बिंदु बता दीजिए जिससे कि ये लग जाए कि जो विश्व की समकालीन वास्तविकताओं को देखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो वो एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं, अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन चार में से एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता देना है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर आप यहाँ पर क लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में अधिक मुखर होकर और परिवर्तन की आह्वान करके जो है सो कि हम लोग देख सकते हैं कि जो विश्व की समकालीन वास्तविकताओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब वापस से आ चुके, मैंने बताया था आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चन हमें अभी देखने को मिलेंगे कई सारे। तो 40वां प्रश्न भी वही है। तो यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अप्रैल 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 12 राज्यों का एक संघ था जिसमें घोषणा की गई थी कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में उनमें से किसी एक पर सशस्त्र हमले को उन सभी पर हमला माना जाएगा। कहने का मतलब ये कह रहा है ये अभिकथन या कथन कह लीजिए कि 12 देशों ने मिलकर के क्या किया, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो बना दिया 1949 में, अप्रैल 1949 में, और ये बोल दिया कि हम 12 लोग हैं भैया, 12 में से अगर तुमने हम पे किसी एक पे भी हमला कर दिया ना तो उसके एक के अलावा जो 11 बचेंगे ना वही 11 लोग ये समझेंगे कि हम पे हमला किया है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ यहाँ पर अभिकथन हमारा कह रहा है। अब कारण देख लीजिए भैया कि कारण क्या कह रहा है अब यहाँ पर कि प्रत्येक राज्य दूसरे की मदद करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कथन कारण में से कौन गलत है कौन सही है, इस तरह से 40वें प्रश्न के अंदर। तो यहाँ पर 40वें प्रश्न में आप लिख सकते थे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए बच्चों। ए ऑप्शन देखिए कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें सही है आपकी। 41वां प्रश्न भी हमारा वही है, कथन कारण वाला। तो ध्यान से देखिए अब इसमें कथन क्या बोल रहा है बच्चों
तो कथन अभिकथन जो भी कह लीजिए, शांति बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये तो सही लग रहा है भैया। कारण देखिए क्या कह रहा है कि देशों का आपस में टकराव और मतभेद है, ठीक है। तो अब इसमें से आपको बताना है कथन में से करण में से कौन सा गलत है कौन सा सही है 44वें प्रश्न के अंदर। तो सॉरी 41वें प्रश्न के अंदर। तो 41वां जो प्रश्न है आपका, 41वें प्रश्न में आप ऑप्शन नंबर बी लिख सकते थे कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर जो है आपका जो अभिकथन ए है उसकी सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते थे। 42वां प्रश्न देखिए बच्चों, 42वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, मतलब वही चीज़ है बेसिकली, ए और आर, ठीक है। तो आपको सही उत्तर उसमें से बताना है। तो अभिकथन पढ़िए दोबारा से कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के पास एक वोट है, हालांकि स्थायी सदस्य नकारात्मक तरीके से मतदान कर सकते हैं। वीटो पावर की बात हो रही है यहाँ पर, जाहिर सी बात है। कारण देखिए, कारण में क्या आ जा रहा है कि विकासशील देशों में विकास के कई अलग अलग स्तरों पर जो देश है वो शामिल है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है 42वें प्रश्न के अंदर। तो 42वें का ख आप लिख सकते हैं, वही चीज़ है आपका, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन जो कारण आर है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। 43वां प्रश्न 43 जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, वही कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है कि सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक अर्थों में भी स्थिर हो गया था, और कारण क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि सोवियत व्यवस्था समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी, आपका ये कह रहा है। तो 43वां प्रश्न है बच्चों आपका 43 क्वेश्चन, तो इसका भी आप वही लिखेंगे कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण आर है आपका वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। 44वां प्रश्न देखिए बच्चों, 44वां प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे कि जहाँ तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए भारत के दावे का संबंध है, तो गलत तर्कों की संख्या चुनिए यहाँ पर आप, ठीक है। तो गलत तर्कों की संख्या चुननी है आपको, 4 मुख्य तर्क दे दिए हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको सही बताना है बच्चों 44वें प्रश्न के अंदर आपका, ठीक है। तो जो 44वां जो आपका प्रश्न बनता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही मतलब गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें से ये वाला आपका लिख सकते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वित्तीय योगदान दिया है। देखिए हमारा संयुक्त राष्ट्र में ना बिल्कुल कम योगदान रहता है, इसके भुगतान पर हमेशा लड़खड़ाता रहा है, ठीक है। मतलब योगदान तो हमने दिया है लेकिन लड़खड़ाते रहे हैं, ये आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखिए बिल्कुल आप अगर यूएनओ में देखेंगे ना हम लोग का, तो 1% से भी कम हम लोग का योगदान रहा है। हम लोग ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि यार हमारा आबादी इतना है, हम अपना खर्चा नहीं उठा सकते। यार तुम्हारा क्या खर्चा उठाएंगे, हम अपने डिफेंस देखना है, हमें अपना इकोनॉमी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है यार। तो ये चीज़ है, तो ये आप ऑप्शन कह सकते हैं पहला गलत है। लेकिन हम देते हैं योगदान, ऐसा नहीं है, शांति सेना भेजते हैं, वैक्सीन वैक्सीन देते हैं, लेकिन भुगतान पर कभी भी हम लोग लड़खड़ाते नहीं हैं। 1 के रुपया देते हैं लेकिन दे देते हैं, ठीक है, समझ लीजिए आप। डॉलर वाले देश तो डॉलर देते रहते हैं, चाइना वाइना तो अपना देता ही रहता है। खैर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो वापस से आ चुके हैं बच्चों 45वें प्रश्न पे, जिसमें वही चीज़ पूछ रहा है हमसे, कथन और कारण बोल रहा है। तो कथन देखिए, अभी कथन बोले तो क्या बोल रहा है इसमें, तो अभी कथन इसमें बोल रहा है कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, क्या बात है। कारण क्या कह रहा है इसमें कि भारत के मुख्यमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष है आपके, ठीक है। 45वां प्रश्न आपका ये कह रहा है। तो 45वें प्रश्न में आप ग ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आप बिल्कुल कह सकते हैं कि अभिकथन ए गलत है और लेकिन कारण आर सही है आपका, यहाँ पर समझ रहे हैं। तो यहाँ अभिकथन ए आपका गलत है और कारण आर जो है आपका यहाँ पर सही है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 46वां प्रश्न। तो 46वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि निम्नलिखित में से किस मामले में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मुख्यतः मामले दिए गए हैं और उसमें से बताना है आपको किसमें अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, यूएनओ टाइप संगठन, तो वो मदद करता है, हेल्प करते हैं। 46वां प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों दूसरा और तीसरा मामला जो यहाँ पर दिया गया है, शांति और युद्ध के मामले में और मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 47वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। 47वां प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे कि भारत के
भारत के अंदर की बात कर रहे हैं, भाषा के आधार पर, ठीक है, भारत के अंदर ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा भैया, वो बताना है आपको। तो यहाँ पर आप जो है सो कि 47वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देशों के कई क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्यों के गठन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गए हमारे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा 48वां प्रश्न। ये क्या पूछ रहा है बच्चों कि नेहरू युग के दौरान हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों और समूहों ने क्यों माना था कि भारत को अमेरिकी कह सकते हैं, अमेरिकी कह लीजिए नेतृत्व या अमेरिका का नेतृत्व कह लीजिए वाले ब्लॉक के साथ अधिक मित्रवत होना चाहिए। मतलब अमेरिका के फेवर में रहना चाहिए, अमेरिका के साथ अपना एकदम कह सकते हैं बना के रखो, बिगाड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, नेहरू युग के दौरान कुछ राजनीतिक कह सकते हैं दलों ने, दल के जो समूह थे उन्होंने ये माना था कि भैया अमेरिका के साथ रहो, अगर बिगड़ गई ना तो दिक्कत हो ही जाएगा। ठीक है, तो 48वां प्रश्न है आपका। 48वें प्रश्न का आप यहाँ पर ए ऑप्शन यानी क लिख सकते हैं कि क्योंकि अमेरिकी गुट ने लोकतंत्र समर्थक कह सकते हैं होने और पूंजीवाद को बढ़ावा देने का दावा किया था। अब अमेरिका में भी लोकतंत्र है तो उसी से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पे। अब आ चुके हैं बच्चों हम लोग खंड ग यानी कि सेक्शन सी के ऊपर। तो सेक्शन सी हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। सेक्शन सी में वही चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें टोटल 12 में से 10 क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बारी सेक्शन सी को। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो 49 यानी 49वां क्वेश्चन है, इसमें एक चित्र दे दिया है भैया। ठीक है, तो चित्र के हिसाब से बोल रहा है कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है ना उसको हल कर दो भैया। ठीक है, तो चलिए चित्र को थोड़ा देखते हैं और देन हल करते हैं। अब देखोगे ध्यान से, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ना एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि अब तो ये सारे उसको पता नहीं क्या ही कर देंगे। ठीक है, और ये सारे झुंड बना करके ना इसको एकदम घेर लिए हैं। ठीक है, तो ये जो बैठे हुए आदमी है ना, ये कौन है हमारे, ये नेहरू जी है। ठीक है, अब ये क्यों ऐसे मतलब दिखाया गया है चित्र के अंदर, वो भी चीज़ समझ लीजिए। वो इसलिए कहा गया है कि आज़ादी के बाद भाषाई मांगों के कारण बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। समझ में आया? समझ में ये चीज़ समझो इस चीज़ का, इस चित्र में ये बोल दिया कि एक बार जब पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश तो उसके बाद सभी राज्य घेर ली कि हमें अलग राज्य बनाओ। उत्तराखंड यूपी से कह रहा है उत्तराखंड अलग हमें बनाओ, फिर झारखंड कह रहा है हमें अलग करो, नीचे से कह रहा है तेलंगाना कह रहा था हमें अलग करो, हमें अलग करो। तो मतलब नेहरू जी बिल्कुल घिर गए थे सबसे, कह रहे हैं कि भैया हमको तो छोड़ दो भाई, कि ना मतलब मैं तो घिर चुका हूँ कि एक राज्य जो अलग कर दिया उसके बाद मेरे को घेर लिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद खैर कई सारे राज्य अलग हुए हमारे, इधर से यूपी से आप कह लीजिए आपका ये अलग हुआ, उत्तराखंड वगैरह अलग हुए। ठीक है, इधर से आपका बिहार से झारखंड अलग हो गया, इधर आपका तेलंगाना अलग हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे अलग हुए थे। खैर, तो समझ में आया आपको? तो इस कार्टून के आधार पर, कार्टून में कौन है, नेहरू जी है, और नेहरू जी के बाद यहाँ पर भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो बना था आपका आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं 50वां प्रश्न। देखिए बच्चों 50वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक चित्र दे दिया है, अब बताना है कि किसका चित्र है। तो मैं समझता हूँ सबसे आसान चीज़ तो यही है कि चित्र पहचानना है आपको 50वें प्रश्न में। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको विश्व शांति। ठीक है, यह चिन्ह जो है लोगो किसका प्रतीक है, तो ये किसका है बच्चों, ये विश्व शांति का प्रतीक है। किसका है बच्चों, विश्व शांति का। ठीक है, 50वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 51वें प्रश्न पे। तो 51वां प्रश्न में देखिए यहाँ पर भी एक कार्टून दे दिया गया है बेसिकली, और कार्टून के अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे, यह पूछ रहा है कि ये तस्वीर में जो संदेश, मतलब ये जो तस्वीर है जो संदेश देती है वह है क्या है वो संदेश। ठीक है, तो वो संदेश है बच्चों 51वें प्रश्न में यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप बी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि दुनिया को नियंत्रित करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग। ये अमेरिका के बारे में दिखा रखा है कि एक हाथ में उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और एक हाथ में उसके यूएनओ है। ठीक है, अमेरिका का सूट वूट पहना करके इस आदमी को दिखा दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दिए गए गद्यांश को पढ़ करके सॉरी, यहाँ पर दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये देते हैं। उससे पहले एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देता हूँ। आप सोचते होंगे सर कई बार खांस देते हैं या खांसी आ जाती है सर को, मतलब वीडियो के अंदर ही। तो एक्चुअली बच्चों वीडियो इतना लंबा होता है ना, 40-40 मिनट का वीडियो होता है, 50-50 मिनट का भी कभी वीडियो होता है, कभी कभी 1 घंटे का भी लेक्चर लेना पड़ता है। तो बोलते बोलते हमें कंटिन्यू बोलना पड़ता है, जिस कारण से क्या होता है कि अब
एक हम भी एक आम इंसान है, तो कंटिन्यू बोलने के कारण क्या होता है, ठीक से हमारे जो श्वसन प्रणाली मतलब जो हम सांस लेते हैं उस प्रणाली नहीं हो पाता है और कभी कभी खांसी आ जाती है बीच में, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। क्या होता है ना कि बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैप्टर वाली वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस तो शॉर्ट वीडियोस होती है, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, लास्ट 20 मिनट तक जाती है। लेकिन जो इस टाइप की वीडियोस होती है, जो सैम्पल पेपर का सोल्यूशन होता है, ये लगभग 40 मिनट, 50 मिनट तक चला जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इसको बनाने से लेकर के एडिटिंग में, अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। खैर चलिए अब आते हैं वापस से अपने वीडियो के ऊपर। तो इसमें बोला गया है, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। गद्यांश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर इसका बताता चलूँगा। ठीक है बच्चों, देखिए 52वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर पूछ रहा है कि 1947 में भारत का विभाजन बहुत दर्दनाक हुआ, क्योंकि मतलब दर्दनाक क्यों साबित हुआ था, ये आपको बताना है 52वें प्रश्न के अंदर आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल सही होना चाहिए कि यह जनसंख्या का सबसे बड़ा, सबसे अचानक, अनियोजित और दुखद हस्तांतरण था। लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते थे, लोगों को पता ही नहीं कि मैं इस देश में हूँ कि उस देश में हूँ, मैं पाकिस्तान में हो गया। मतलब आप सपोज कीजिए, दिमाग में एक इमेज बैठाइए कि आप एक घर में सो रहे हैं, ठीक है, अगले दिन पता चला कि आप तो पाकिस्तान में आ गए, अब तो आपको पाकिस्तान की नागरिकता लेनी पड़ेगी, आपका घर पाकिस्तान में आ गया, चलो भैया पाकिस्तान का पासपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब सोचिए कोई पाकिस्तान का नागरिक था, वो हिंदुस्तान में आ गया, वो बोला अरे मैं तो पाकिस्तान का था, मैं तो हिंदुस्तान में आ गया। समझ रहे? तो मतलब घर भी ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में, लोगों को पूछना पड़ा कि भैया मैं पाकिस्तान में हूँ कि हिंदुस्तान में हूँ, मेरा घरवा जो है वो पाकिस्तान में पड़ गया है, लेकिन जो मेरा ज़मीन है जहाँ मैं खेती करता हूँ, मेरे बैल वैल तो सब उधर चले गए, हिंदुस्तान में चले गए, वहाँ बंधे हुए हैं, तो अब कैसे बॉर्डर क्रॉस करके जाऊँ क्या अपने बैल को लाने के लिए? तो ऐसी स्थिति आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप 52वें का ऑप्शन नंबर डी लिख सकते हैं। 53वां प्रश्न देखिए बच्चों कि विभाजन के मार्ग में कौन सी बड़ी कठिनाई या कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी, ये आपको बताना है 53वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बोले तो क ख दोनों। क यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क में क्या कह रहा है पहले पॉइंट में कि ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की एक भी पट्टी नहीं थी। ठीक है, और दूसरा है आपका कि सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, तो ये आप लिख सकते थे। आगे चलते हैं 54वां प्रश्न देखिए बच्चों। 54वां प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व में भारत की स्थिति क्या होती यदि भारत का विभाजन नहीं होता। ठीक है, मतलब नहीं हुआ होता, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी दो महत्वपूर्ण बिंदु दे दिए गए हैं। पहला है आपका भारत प्रादेशिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राष्ट्र होता। दूसरा है आपका कि भारत ने विश्व परिदृश्य में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट दे दिए आपके 54वें में। तो 54वें प्रश्न का उत्तर जो आपका सी हो जाएगा, दोनों ही सही है अपनी जगह पे। ठीक है, आगे चलते हैं 55वां प्रश्न देखिए बच्चों। 55वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पाकिस्तान जो है था उसके निर्माण कह लीजिए निर्माण के निर्णय के बाद, जब उसका निर्माण का निर्णय हुआ उसके कारण क्या हुआ कि कारण में रूप से गलत कथन का चयन कीजिए। दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं एक बारी कि पाकिस्तान निर्माण के निर्णय के कारण क्या हुआ, जो कारण है उसमें रूप में मतलब कारण के रूप में गलत कथन का आपको चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है 55वां। तो 55वें प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए आपका ये बी हो जाना चाहिए। ठीक है, कि 1940 के दशक में कई राजनीतिक घटनाक्रम। ठीक है, तो ये 55वें प्रश्न का सही उत्तर आप लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ बता रहा हूँ, आप इसमें लॉजिक मत ढूंढने लग जाइएगा, पैराग्राफ में जो दे दिया उसके अकॉर्डिंग बता दिया हूँ आपको। ठीक है, तो 55वें का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमारा आ गया है ग यानी कि तीसरा सी कह लीजिए। दिए गए गद्यांश को फिर से पढ़िए और फिर से उत्तर दीजिए। तो गद्यांश आप पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताते चलता हूँ। तो 56वां प्रश्न देखिए बच्चों। 56वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि पहले उपयोग नहीं की नीति की समीक्षा और परिवर्तन क्यों किया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ आपका 56वां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भारत की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारी देश की सुरक्षा जाहिर सी बात है यार सर्वोपरि है, अपना देश पहला। इंटरनेशनल अगर आप 12th के बाद अगर कभी आप जियो पॉलिटिक्स देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, तो इसमें एक ही चीज़ देखा जाता है कि ना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखें ना, आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में भी पढ़ा होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ना पहला मतलब खुद का देश पहले होता है, जाहिर सी बात है। अगर मेरे को आपसे प्रॉफिट है
तो मैं आपसे संबंध बनाऊंगा, नहीं है तो नहीं बनाऊंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अमेरिका से हम लोग को बहुत प्रॉफिट है, तो देखेंगे ना आज के टाइम पे संबंध बहुत अच्छा है। हमारा चीन से प्रॉफिट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी संबंध अच्छा है, क्योंकि व्यापार हो रहा है ना, फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, चीन को फ़ायदा हो रहा है, हमें सामान मिल रहा है, तो संबंधों में तो प्रॉफिट हमें भी है, उनको भी है, हमें सामान मिल जा रहा है, उनको पैसा मिल जा रहा है, समझ रहे हैं। हालांकि हमारा संबंध खराब है, वैसे अनबन चलती रहती है बॉर्डर वगैरह पे, लेकिन व्यापार हो रहा है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनली। आगे चलते हैं, 57वां प्रश्न देखिए बच्चों, भारत डैश में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहता है, किसमें अपना जो है स्थान जो है वो सुनिश्चित करना चाहता है, तो बच्चों वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुनिश्चित करना चाहता है। जाहिर सी बात है, हमारे पास वो सारे ही हम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य को मतलब चाहिए, अगर उसको एक मेंबर बनना है तो, स्थायी मेंबर बनना है तो, लेकिन फिर भी हमें वो स्थान नहीं मिल रहा है, तो हम उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं। आगे चलते हैं, 58वां प्रश्न देखिए बच्चों, 58वां जो प्रश्न है कि सीटीबीटी के लिए कौन सा विकल्प सही है, वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 58वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है 59वां प्रश्न कि भारत की यहाँ पर कह लीजिए, देखिए कि भारत की परमाणु नीति निम्नलिखित में से अपना संकल्प दोहराती है, क्या संकल्प दोहराती है, तो वो आपको बताना है 59वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि निशस्त्रीकरण और क्षेत्रीय शांति की स्थापना हमारा यहाँ पर ये दर्शाती है। आगे चलते हैं, 60वां प्रश्न देखिए बच्चों, 60वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय विदेश जो नीति है उनके कारणों की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रेरित है, गलत की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको गलत जो चीज़ है उसकी पहचान करनी है। 60वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, गठबंधन निर्माण। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपका सैम्पल पेपर। आई होप कि आपको ये पूरा सैम्पल पेपर समझ में आया होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी समझ सके और उन जो है उनको भी अच्छा एक बेनिफिट मिल सके वीडियो का। इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारी इतनी मेहनत के लिए, ताकि हम लाइक से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि और वीडियोस हम आपके लिए बना सके। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ तक आ ही गए हैं, नए हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद।